चलो ठीक है, दो थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चंस अभी बच गए हैं सक्सेस के, ये हमने एग्जाम्पल में किए हुए हैं क्वेश्चंस, उसी के जैसे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो एक काम करो, एक बार क्वेश्चन को लिखो ताकि उससे क्या होगा कि तुम, हाँ वो इसी के साथ करवा दूंगा क्योंकि इसमें 4 ही क्वेश्चन है ना, तो ये वाइंड अप हो जाएगा। तो 2-3 क्वेश्चन जो आए थे, हाँ अभी रख दो, बुक रख दो तुम लोग। हाँ मैं तुम लोग को लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन को थोड़ा सा, ताकि तुम उसमें ना रीड कर सको, क्योंकि इस बार जो तुम्हारी गलती हुई है पेपर में, जिस इवेंट को ए बनाना है उसको बी बना रहे हो, जिसको बी बनाना है उसको ए बना रहे हो, और फिर उसमें लिख भी नहीं रहे हो ढंग से। तो वो चीज़ को सुधारने के लिए मुझे लिखवाना पड़ रहा है। देखो, assume that each born child ये क्वेश्चन नंबर 12 है तुम्हारे बुक का, ठीक है। assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl। इस लाइन का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, तो तुमको समझ में आ ही रहा है कि एक फैमिली में अगर 2 बच्चे होने हैं तो बॉय का होना और गर्ल का होना इज हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटी। क्या होगा वो प्रोबेबिलिटी वैसे? 1/2 1/2। अब आगे क्वेश्चन लिखो, इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, what is the probability that both are girls given that। अब गिवन दैट के बाद क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बने हुए हैं, तो ये दोनों पार्ट मैं एक साथ यहां पे लिख देता हूं। पार्ट 1 इज यंगेस्ट इज अ गर्ल, और सेकेंड पार्ट में बोला है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। अब मैं तुम लोग को पहले ही बता दूं कि जब तुम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे हो तो एग्जामिनर को तुम बहुत मौका दे रहे हो मार्क्स काटने का, अगर तुम इस तरह से नहीं कर रहे हो जिस तरह से मैं तुम लोग को अभी बताने वाला हूँ। जैसे इस क्वेश्चन के सबसे स्टार्टिंग में तुमको सैंपल स्पेस लिख के दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को। अब क्वेश्चन में क्या है कि 2 बच्चे हैं, बॉय या गर्ल, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बताओ? बॉय 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 गर्ल, जैसे कॉइन के लिए होता है बिल्कुल सेम टू सेम, ये हो गया सैंपल स्पेस। अब इस क्वेश्चन में जो ए इवेंट है, जब मैं तुम लोग का कल पेपर देख रहा था किसी ने भी उस तरह से नहीं किया जिस तरह से मैं हर क्वेश्चन को करके दिखा रहा था। इस क्वेश्चन का ए इवेंट क्या है पहले पढ़ के बताओ? बोथ आर गर्ल्स, क्योंकि जो चीज पहले से दी हुई है वो तुम्हारा दोनों पार्ट्स के लिए ए इवेंट। गिवन दैट के बाद जो होता है वो तुम्हारा हाँ हाँ, वो कॉमन इवेंट क्या है? ए क्या है? दोनों के लिए ही बोथ आर गर्ल्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब बताओ, बोथ ऑफ देम आर गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी होगी क्या? बोलो तुम लोग की तरफ से भी कुछ बोलो। 1/4 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन फर्स्ट पार्ट के लिए उसने क्या बोल दिया है? गिवन दैट के बाद यंगेस्ट इज अ गर्ल, मतलब तुम्हारा जो बी है सेकेंड इवेंट, जो कि हमेशा गिवन दैट के बाद वाले को बोलते हैं, उसका क्या मतलब है? यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो बताओ इसमें यंगेस्ट इज अ गर्ल का केस कौन कौन सा है? यंगेस्ट किसको बोलते हैं? हाँ, तो कौन कौन सा हुआ? सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे बीजी और जीजी इसको लिख लोगे आप। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जल्दी बताओ? ओ भाई, तो पी भी 2 केस लिखा है तो 2/4, और आप फॉर्मूला में डालेंगे पी ए बाई बी। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, तब तुमको यहाँ पे कंबाइन करना है। तो तुमने फर्स्ट केस के लिए जब 1/4 बोला था, वो किस केस के लिए बोला था? जीजी के लिए ही तो बोला था ना। अब इन दोनों को जरा कंबाइन करके बताना कौन सा इवेंट? जीजी वाला इवेंट। तो ऊपर पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गई? 1 और नीचे पी बी की वैल्यू क्या है? 2/4। तो दोनों कट के आंसर क्या हो गया? 1/2। अब अगर ये समझ में आ गया तो आई डोंट थिंक इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब बताओ एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल का कौन कौन सा केस आएगा, वहीं से देख के बताओ। एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल का मतलब बीजी आ सकता है, जीबी भी आ सकता है और जीजी भी आ सकता है। दिस इज योर बी इवेंट फॉर दिस केस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/4। अब जरा जल्दी से बताओ, ए इंटरसेक्शन बी करने पे कौन कौन सा केस आ रहा है? क्योंकि ए के पास तो एक ही इवेंट है, इसमें और इसमें कॉमन 1/4 ही है। तो अब जब इस केस में जब ए बाई बी निकालने जाओगे
तो ये बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और जब तुम दोनों वैल्यूज़ को देखोगे तो ये 1/4 है और ये 3/4। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 1/3। बोलो समझ में आया ये? अब ये अगली बार दूंगा, कर पाओगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके थे। लिखो इसको जल्दी से, ठीक है? बिल्कुल वैसे मैं ऐसा चाहता हूँ तुम पेपर में रिप्रेजेंट करो, मार्क्स नहीं मिलने वाले, नहीं तो उनको लग गया कहीं से पूछ पाछ के लिख दिया है क्वेश्चन। क्या खाया है? मार के अलावा उसको जरूर। फालतू बातें नहीं। तो ऐसा है ना भाई, मुझे तो टेंशन हो रहा है तुम लोग को देख के। तुम लोग को कैसे नहीं हो रहा है बे? मुझे सिखा दो जरा। आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न दैट। नहीं नहीं, मुझे एक चीज़ बता, मुझे ना ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा कि वाई यू शुड नॉट गेट पैनिक डाउन, कि तुम्हारा ना तो कोर्स कंप्लीट हुआ है, ना तुम्हारे मार्क्स उस तरह के आ रहे हैं कि मैं बोलूँ कि नहीं जितना हुआ उसी में तो ये निकाल लेंगे। वैसा भी कोई उम्मीद नहीं लग रहा मुझे। मैंने बेशरम तो तुम हो, मैं नहीं हूँ ना। मेरे सामने अगर पेरेंट्स आके अगर एक बार बोल दे कि आपके पास तो बड़े विश्वास से भेजा था, मतलब मेरे लिए तो डूब मरने की बात होती है। ऐसी नौबत तेरे से ही सबसे ज़्यादा आने की भी उम्मीद है मुझे। जो बच्चा 24 नंबर लाया है 70 में से, उससे मैं क्या करूं, और उम्मीद किस बात पे तू इतना गारंटी दे रही है मुझे? ठीक है, तेरा गारंटी मैं तो सारे तेरे प्राइज मनी आज तक इतने सब निकाल लूंगा सूद समेत। कुछ नहीं, चल। उसको समझ में आ गया, हाथ से ये साइड में। क्या हुआ, एक आंख से पढ़ेगा? आँख क्यों बंद कर रहा है? अभी एक्सरसाइज अभी नहीं करना होता है, रात में करना होता है। पढ़ते समय दोनों आंखें बंद करके बैठा है, पढ़ाई कर। अभी नहीं करना है वो सब। अरे यार तू सुन, मुझे ना प्लीज, लड़कों बिंग ए बॉय बिंग ए मैन, आई नो कि मैन कैसे होते हैं, मुझे मत बताओ। सब सब बहुत घटिया होता। कौन? अबे वो सब रहने दे, उससे कुछ ना घंटा फर्क पड़ता है, शादी हो गई, खत्म। तुम खाना खा के आए ना, ढंग का खाना मिला, बस उतना पे खुश रह। तू भविष्यवाणी यहाँ बैठ के मत कर कि उसकी जोड़ी अच्छी नहीं थी, ये वो सब जो करते हैं ना, उनकी जब होती है ना भाई। नहीं, इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं है, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल फैक्ट है। मेरे बोलने या नहीं बोलने से चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। इससे कुछ भी मत बोल। ज़्यादा शादी में जाना है या शादी करना है? हाँ, बस शादी में जाने तक ही सीमित रहो, करने के बारे में सोचना ही मत। चलो, हो गया ये क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? अगला क्वेश्चन अभी से बता दे रहा हूँ, अगर एग्जामिनर या तुम्हारा टीचर सिंसियर है या दिमाग वाला है तो ये क्वेश्चन देगा, अगला वाला जो मैं देने वाला हूँ। और उसको छोड़ के जो मैंने कल पेपर में डाला था उसमें से उठा सकता है। इस एक्सरसाइज का अगर क्वेश्चन कोई आएगा तो ये वाला जो नेक्स्ट आने वाला है मैं देने वाला हूँ, या फिर जो मैंने दे दिया था तुम लोगों को पेपर में। लिखो इस क्वेश्चन को। सुना, ऐसा है तुम लोग ना, जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसको तुम लोग साले आधे घंटे की क्लास में कन्वर्ट कर रहे हो। मैंने इसके लिए 10 मिनट्स रखा था इस एक्सरसाइज के लिए। अभी कुछ मत कर यार, पढ़ाई कर लो। लिखो क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट पेज में लिखो ना, वो वहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ आएगा, बाद में रेफरेंस नहीं मिलेगा। एन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक, एन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक। कोई इंस्ट्रक्टर नहीं हो, लिखो जल्दी लिखो ना। कंसिस्टिंग ऑफ 300 easy true false question, 300 easy true false questions, 200 difficult true false question, 500 easy MCQ, 400 difficult MCQ। ठीक है, बस यहीं पे अभी रुक जाओ। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जो कि तुम्हें भी करना है पेपर में। कोई भी ऐसी चीज़ और मत करो, क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद भी तुम लोग की बातचीत तो बंद होती नहीं है। QB स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करोगे इस तरह से बना लेना, तुम्हारे लिए ईजी रहेगा। क्वेश्चन बैंक के अंदर में दो तरह के क्वेश्चन हैं, एक है ट्रू फॉल्स और एक है MCQ। ये भी हम लोग इस क्वेश्चन का फ्लो चार्ट बना रहे हैं। और ट्रू फॉल्स की दो कैटेगरी है, एक इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एक डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। और इसके अंदर में भी वही सिचुएशन है, एक है इजी MCQ, एक है डिफिकल्ट MCQ।
अब अगर हम लोग इसको पहले ही फिलअप कर लें तो हमारा काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में उसने बोला था देयर आर 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं 300 लिख दे रहा हूँ। 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, यहाँ 200 लिख दिया। 500 इजी एमसीक्यू, यहाँ 500 लिख दिया। एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू, तो यहाँ 400 लिख दिया। ये काम तो तुम लोग भी कर सकते हो। जो काम नहीं कर सकते हो वो अब यहाँ से ध्यान से सुनना, क्योंकि इस क्वेश्चन के आगे जो भी बोला गया है वो इसी टेबल से रिलेटेड है। अगर तुम ये बना चुके हो तो एग्जामिनर वैसे ही खुश होकर तुमको 5 में से 1 नंबर पकड़ा देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि बच्चा सिस्टमेटिक कहीं से पढ़ाई करके आया है, और पढ़ाई करके आया ही नहीं है, सिर्फ उसको याद भी रखा है कि उसको ऐसे लिखना है। अब क्वेश्चन लिखो पहले क्या करना है आगे, क्योंकि ये तो, अरे क्वेश्चन थोड़ी ना खत्म हुआ है, इसमें तो खाली इन्फॉर्मेशन था। क्वेश्चन है, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इफ अ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक ही पार्ट है, वाई यू आर ड्राइंग फर्स्ट पार्ट, ऐसा नहीं है, एक ही पार्ट है इस क्वेश्चन में। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, from the question bank, what is the probability that it will be an easy question, what is the probability that it will be an easy question given that it is a MCQ, given that, लिखो, रुक गया इजी क्वेश्चन में, given that it is a MCQ। अब देखो स्टार्टिंग के 4 लाइन को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके बाद जो लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया गया, इस तरह के क्वेश्चन तुम ऑलरेडी एक्सरसाइज में बहुत सारे कर चुके हो। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ और तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि तुम लोग, मेरे ख्याल से सारे लोग ही बता देंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से ए कौन सा इवेंट है, बोलो। बस तो इतनी बात को सिर्फ पकड़ना है कि इजी क्वेश्चन होना इस क्वेश्चन का ए इवेंट है। तो खुशी बताएगी कि टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इजी क्वेश्चन होने की। हाँ देख लो आराम से। अच्छा तो हाथ उठा रहा था, मतलब इतना, वेरी गुड। 800 अपॉन में 1400 क्यों, क्योंकि सबको ऐड कर दिया हमने। अच्छा बी, गिवन दैट के बाद वाले को बोलते हैं, गिवन दैट के बाद वाले क्या है, इट इज एन एमसीक्यू। तो अब जब एमसीक्यू देख रहे हो तो सिर्फ ये बताओ कि एमसीक्यू टोटल कितने हैं। हाँ 900, टोटल 900। वहां पे इजी और हार्ड अभी मत करना, 1400। अब इन दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, ये नहीं बना कि यू आर इंटरेस्टेड फॉर इजी एमसीक्यू। ठीक है, जब हम इस तरह से इंग्लिश की तरह चलते हैं तब समझ में आता है कि ए और बी को जब मैंने मिक्स किया। हाँ तो खाली एमसीक्यू पे फोकस करेंगे। गिवन दैट इट इज एन एमबीसी एमसीक्यू मतलब उसने इंटरसेक्शन भी तुमको पहले ही दे दिया, ऐसा कभी नहीं होने वाला। हाँ अब वो करेंगे ना। अब बताओ अगर तुमने इजी एमसीक्यू मिक्स करके बना दिया तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 500 बाई 1400। लेकिन अभी हमारा खेल बाकी है, हमें तो पी ए बाई बी निकालना था। पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला तो 10 बारी हम लोग 20 बारी कर चुके हैं, पी बी, और तुमने दोनों वैल्यूज निकाल लिया है। यहाँ पे पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 500 बाई 1400 और बी की वैल्यू तुमने यहाँ निकाली हुई है 900 बाई 1400। तो आंसर कितना हो गया, ठीक है, आ गया समझ में। हाँ ये इसी क्वेश्चन में फ्लो चार्ट और बहुत आसान हो गया, नहीं तो फिर तुम ये तो फिगर आउट नहीं कर पाते। बिल्कुल। इसके बाद जो क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को पेपर में दिया था इस बार वाले, तो जब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन भी उसके साथ ही हो जाएगा। मतलब एक तरह से बोल रहे कि नहीं करो।
इससे अच्छा अच्छी स्कीम ये लगा, चुपचाप स्कूल जाया कर। देख भाई बैठ के ना तू पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। ये बच्चा मतलब अगर लटक गया तो क्या होगा यार। कोई लक्षण है तेरे पढ़ने के? कार्निवल में क्या हो रहा है? कार्निवल क्या होगा कार्निवल में? कोई ना कुछ ना, तुम लोग, तू तो कहीं भी नहीं जा रहा, तुझे तो कहीं अलाउ करेंगे ही नहीं, तुझे तो कहीं भी छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग बुढ़े हो स्कूल के। हाँ सुन भाई, तू घूमने के फॉर्मेट में है ही नहीं बे, इंटीग्रेशन तेरी करेगी बे आके यहाँ पे। हाँ चलो, कोई कहीं नहीं जा रहा, चुपचाप पढ़ाई करेगा अभी साला। चलो, सी मॉडर्न हो या फिर मॉडर्न हो, कुछ नहीं रखा हो उसमें। अब तुम लोग अभी कोई स्कूल के नहीं हो तुम लोग, अभी तुम लोग यहाँ पे पहले पास होने की तैयारी करो, दोबारा दोबारा बैठे होगे नहीं तो स्कूल में। सिंगल। हाँ तो एक्सपीरियंस 4 साल पढ़ना 10th क्लास में जाके, एक्सपीरियंस क्या करना है। हाँ 10th की पढ़ाई भी आधी भूल चुके होगे तुम लोग। चल कोई नहीं, कोई नहीं। ओए छोड़ दे हिंदी। ओए नहीं 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 पढ़। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम लोगों को करना है नेक्स्ट, क्योंकि ये वाला मैंने पेपर में दे रखा है। लिखो, और ये क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखते ही तुम लोगों को याद आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो दिया था मैंने। 14th क्वेश्चन हेडिंग डालो, गिवन दैट, स्टार्ट ही गिवन दैट से हो रहा है। गिवन दैट द टू नंबर्स, गिवन दैट द टू नंबर्स appearing on, two numbers appearing on throwing two dice, throwing two dice are different, throwing two dice are different. Find the probability of the event, find the probability of the event that the sum of the numbers, sum of the numbers on the two dice, sum of the numbers on the two dice is 4, 4। ये क्वेश्चन कर लोगे खुद से, ये मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ तुम लोग को, अपने आप डिसाइड करो व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन। ये जो तू कर रहा है ना, टीचर ने कट कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज ए, व्हाट इज पी ए, तब वो सैंपल स्पेस बनेगा। ऐसे नहीं है। तुम्हारे लिए ए क्या है पहले मुझे बताओ। ये ए है। किस गधे ने बोला था कि गिवन दैट के बाद जो स्टेटमेंट होता है वो ए होता है? ये तो तूने पेपर में भी किया हुआ है गलती, और अभी भी सीख नहीं रहे हो। जो पूछा जाता है क्वेश्चन में वो ए है, गिवन दैट के बाद जो भी लिखा हुआ है वो बी है। अब क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग उसने गिवन दैट से कर दिया, तब भी तुम्हारा गिवन दैट के बाद वाला स्टेटमेंट बी ही रहेगा, वो ए नहीं हो जाएगा। ए क्या है फिर फाइनली बताओ? जो पूछा गया है वो ए है। क्या पूछा गया? हाँ तो पहले वो लिखना पड़ेगा तुमको, एग्जामिनर को कन्विंस करना पड़ेगा कि तुमको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया है। उल्टा सीधा काम मत करो। अब उसके सैंपल स्पेस लिख के बताओ, उसके सैंपल स्पेस लिख के बताओ, और वहां से उसकी प्रोबेबिलिटी लिखो। और वहां पे कुछ मिक्स मत करना, सिर्फ 4 लाने के बारे में सोचो। क्या देख रहा है इधर उधर? 4 जीरो तो आएगा नहीं, 3.5 और 0.5 भी नहीं आने वाला। तो बस तो सीधा लिखना, वहां पे क्या लिखेगी इसकी प्रोबेबिलिटी तो मेंशन करो। पी ए क्या होगा बताओ? 3 बाई कितना होता है जब 2 डाई फेंक? 36। तो लिखो ना, ये सब क्या बच्चों वाली बातें। अब पी बी है कि दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए, दैट इज योर सेकेंड इवेंट। गिवन दैट के बाद जो भी होता है वो पी बी होता है। बाद में जब ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे तब रिलेट करोगे ना, अभी तो पहले ये लिख दो, ये तो तुम पहले कर चुके हो कि दोनों नंबर डिफरेंट होने वाले कितने केसेस होते हैं, याद करो।
राइट, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करो, इंटरसेक्शन में निकालो। कैसे? तुम्हें बोला गया है दोनों डाई के ऊपर रखा हुआ नंबर डिफरेंट होना चाहिए। 6 केस कंसिडर नहीं होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, उसको छोड़ के जितने भी हैं सारे के सारे कंसिडर होंगे, क्योंकि उसमें दोनों डाइस 30/36 तो कितना आंसर आया? दोनों 1/10 लिख के निकल लिए। किसने बोला सही है? तुमने सबने 1/10 मुझे बोला ना आंसर तो। हाँ, तो ये आंसर सही है, किसने बोला तुम लोगों को? हाँ, तो क्यों बोल रहे हो 1/10 बोल के एकदम कॉन्फिडेंटली कॉपी पलट के रख दिया साइड में? खुशी बताएगी सही आंसर, रुक देख अभी। उसको ये टॉपिक थोड़ा सा लगता है ज़्यादा समझ में आया। देख, उसका आंसर अलग है तुम लोग से। दैट मीन्स वो कुछ ऐसा कर रही है जो तुम कर नहीं पा रहे हो, या फिर उसको सुन ही नहीं रहे, इस वजह से कर नहीं पा रहे हो। अब सुनो ध्यान से, तुम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर, अब सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पे ये इवेंट तुमने क्या बनाया था पहले बताओ, कि सम ऑफ द नंबर्स क्या होना चाहिए 4 के इक्वल। तो तुमने इसके अंदर केसेस लिखे 1 3 3 1 एंड 2 2, इससे ज़्यादा होंगे भी नहीं। तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई 3/36। बी, बहुत डांटने के बाद तुम लोगों को समझ में आया कि सम ऑफ द नंबर्स बोथ द नंबर्स शुड बी डिफरेंट। तो वो कितना केस बनेगा? 30 केस, तो 30/36। अब जब तुम पी ए बाई बी निकालने जा रहे हो तो उससे पहले एक स्टेप ये भी होता है कि तुम्हें वो इवेंट को फाइंड आउट करना है जिसमें दोनों नंबर का सम 4 होने के साथ साथ दोनों नंबर्स डिफरेंट भी होने चाहिए। वो चीज़ तुम लोग स्किप कर गए। बताओ कितने केस निकलेंगे? कौन कौन से हैं? ये दोनों। तो ऊपर ये 2/36 आ गया, तो ऊपर आंसर क्या हुआ? 2/36, दैट इज द पी इंटरसेक्शन बी वैल्यू, और पी बी की वैल्यू थी 30/36। तो काट के आंसर क्या बना? 1/15। अब आई बात समझ में? वहाँ पे इस जल्दबाजी में स्टेप स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब हमारे पेपर में जो मैंने क्वेश्चन दिया था, एक बार पेपर रखा है ना तूने, निकालता यहाँ दे, जल्दी से देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर एक तो मैंने यहाँ पे डाला था सेक्शन बी में, तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन तुम लोग मुझे कभी करके बताओ। 9th क्वेश्चन है। सब लोग, सब लोग जल्दी, क्या ऐसे रो क्यों रहा है बे? जल्दी जल्दी कर, क्या है तू? कैसे मतलब इनएक्टिव सा बच्चा हुआ के बैठा हुआ है? सेक्शन बी 9th क्वेश्चन, तेरा अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लेना, सब अपने अपने पेपर। तो क्या हो गया, निकाल ले एक बार। 3 क्वेश्चन है, फिर बार बार शेयर ही करते रहोगे फिर तो। चल कर ले जो करना है। टोटल आलसी हो गया साला, बच्चे क्यों जाते हैं मेडिकल की तैयारी करने? साला 6-6 घंटा बैठा के वैसे ही मार देते हैं बच्चों को, आलस का काम का वो मारा हुआ। इस क्वेश्चन में आप गलती नहीं होनी चाहिए, अपने आप डिसाइड करो विच इज़ ए विच इज़ बी, और मुझे फाइनल आंसर बताओ। आंसर आ गया? सबका देखेंगे, अभी चेक करेंगे। पक्का सही है तेरा आंसर? तो बैठ गया हाथ पैर जोड़ के। चलो अभी देखते हैं। तेरा भी 1/3 आया। खुशी रह गया, अभी खुशी बताएगा।
ये क्या पोथी पत्रा लिख रहा है बैठ के? इतने सारे केस कहाँ गए? उन्होंने तो 1/3 लेके बैठ गया आराम से। अब देखो, जब तक उसका आंसर नहीं आता आई विल बी इन ए डाउट फॉर्मेट कि यार पता नहीं तुम लोग क्या गधाबंती करके बैठा है। अभी देखते हैं, उसका आंसर जहाँ तक मुझे दिख रहा है 1/3 आ रहा है। ठीक है, ठीक, इस बार सही है। तो इतना टाइम क्यों लगा बच्चा? वेट 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 वेट, तुम्हें ए क्या है पहले ये बता दो। ए क्या है बताओ? हैज अपियर एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस का मतलब होता है एक बार भी आ सकता है, दो बार भी आ सकता है। तो कितने केस बनेंगे पहले सोचो। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 लिखने के बाद तुम इसको उल्टा कर सकते हो। ओनली वन केस विल नॉट बी रिवर्टेड, दैट इज 2 2। इसको छोड़ के बाकी केस हो जाएंगे, तो टोटल 6, जिसमें से 5 रिवर्ट कर रहे हैं, तो कितने हुए? 11। ठीक है, क्योंकि ना टीचर ये भी देखेगा तुम लिख क्या रहे हो। जैसे उसने सारे केस लिख के दिखाए तो वो देखेगा, उसके मार्क्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन और था इसी के जैसा, पीछे की तरफ था, आई थिंक सेक्शन सी में था ना। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, अब ये क्वेश्चन करा करके दिखा ना। 18th, जो कि मैंने अभी जस्ट बोला था तुम लोगों को, मैंने दिया है अभी करने के लिए, ओनली द वैल्यू इज बिंग चेंज्ड। एक बार उसको कर लो। और एक मैंने एमसीक्यू में रखा था, 3 क्वेश्चंस मैंने दिए थे तुम लोगों को करने के लिए। कितना? इतना चल जाएगा। उसका 4/5 आ गया। टू बाई 50 नहीं आएगा इसका भी। तू क्या 4/5 बोल रहा है बे? कैसे हो रहा है 4/5? मैं भी चेक कर देता हूँ। देखो, पहला वाला तुमने क्या बनाया, पी ए किसको माना है बताओ पहले, फिर गलत मान ली। तो ये बात समझ में नहीं आ रही क्या एक बार में? अभी जब एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, क्यों नहीं समझ में आ रही बातें? गिवन दैट के बाद जो भी लिखा होता है वो कौन सा इवेंट होता है? तू चाहती है मैं दादू से मिलने जाऊं अभी नीचे आज? तू जब तक वो काम करते रहेगा तेरा वो क्वेश्चन गलत ही होना है। सब इनको समझ में आ गया, तू क्या कर रहा है, बेवकूफ है क्या तू? वो सारा कुछ उल्टा लिखा हुआ है तूने, उसको जैसे ही सीधा करेगी तेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि 4/36 अपॉन 30/36 हो जाएगा। वहां क्या देख रहे हो, वहीं से देख लो ना, तुमने सेव चेंज कर तो दिया। आई बात समझ में? क्योंकि अभी देखो, जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है वो मैं भी नहीं करवा रहा तुम लोग को। एमसीक्यू वाला तुम कर लोगे आराम से, तुमने गलत किया, वो इजी क्वेश्चन है। अब जो, हाँ नहीं, एमसीक्यू का वो क्वेश्चन गलत कर दिया था। हाँ, उसको तूने देखा ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें पीए पीबी और पीए यूनियन भी दे रहा। हाँ, तो ऐसे ऐसे मार दिया। अब हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन में आ रहे हैं जिसको मैंने एग्जाम्पल 7 बोल के छुड़वा दिया था उस समय, और फिर नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले करवाया था। उसके जैसा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। तो इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, देखो ध्यान से। 15th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। इसमें तुमको बोला जा रहा है, पढ़ो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखिए, इसका बुक भी इसके पास नहीं है। तो बोल पेज नंबर 414, 414। लास्ट क्वेश्चन है 15th, पढ़ो। हम्म हम्म ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ।
मल्टीपल ऑफ 3 डाई के ऊपर कौन कौन से होते हैं? 3, उसको बोल लेते ना 3 6। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर तुमने डाई फेंका और डाई में मल्टीपल ऑफ 3 आया, दैट मीन्स या तो 3 आया या तो 6 आया। इनकी कितनी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी होगी? 3 की और 6 की अलग अलग बतानी है। बोलो 1, तू बीच में क्यों तुम लोग बोल रहे हो? मैं उससे बात कर रहा हूँ ना। 1/6 1/6। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देन व्हाट यू हैव टू डू, थ्रो द डाई अगेन। तो अगर तुम इस केस में थ्रो द डाई अगेन करते हो तो तुम्हारे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब जरा जल्दी से देख के बताओ कि इन सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी कि जब 1/36। तो इन सब के ऊपर में तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा 1/36 1/36 1/36 1/36 एंड एक ही डाई है लेकिन पॉसिबिलिटी तो अलग अलग है ना। या तो 3 आएगा या फिर 6 आएगा। तो 3 आने की पॉसिबिलिटी 1/6, 6 आने की पॉसिबिलिटी भी 1/6। अब वो हाँ तो फिर उस हाँ, क्योंकि जब तुम्हारा 3 या 6 में से कोई भी नंबर आएगा तो तुम एक डाई और फेंकने वाले हो। हाँ लिखा हुआ पढ़ो। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन। हाँ और इसीलिए 6 के लिए भी फिर तुमको वैसे ही बनाना पड़ेगा 6 1 6 2 6 3। होगा या नहीं? क्योंकि ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये सब तुम लोग खुद बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो काम ये चल रहे हैं ये सब, इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा है नहीं। अब इसको भी इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लो। 1/36 1/36 1/36 1/36 और एक बार और 1/30। तो 3 और 6 को छोड़ के अगर कुछ आता है, क्या लिखा आगे पढ़ो? इफ एनी अदर नंबर कम्स। तो अदर नंबर में क्या क्या बच गया बताओ? 1 2 4 और 5। जिन सब के आने की पॉसिबिलिटी 1/6 1/6 1/6 और 1/6 ही रहेगी। हाँ लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसने क्या बोला है? टॉस अ कॉइन। तो कॉइन टॉस करोगे तो क्या होगा पॉसिबिलिटी? एक ही कॉइन फेंका है बे, हेड या फिर टेल। क्या होगी इनकी पॉसिबिलिटी बताओ? 1/2। 1/6 को ब्रेक कर रहे हैं टू। हाँ ये बात आ रही है समझ में या रट रहे हो? तो 2h और 2t यहाँ पे भी हो सकता है। इनकी क्या हुई फिर बोलो? 1/12। इसमें भी 4h 4t होगा, इसकी पॉसिबिलिटी सेम। ये दिखाना पड़ेगा, मेन क्वेश्चन का यही है, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। 5h 5t क्या होगा? 1/12 1/12। ये समझ में आ गया? पहले ये फ्लो चार्ट रेडी हो गया। अब क्वेश्चन में आखिरी इवेंट में जाएंगे। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो क्या होता है? हाँ तो क्या है यहाँ पे देखो, कॉइन शोज अ टेल। अब बताओ कितनी जगह हो रहा है कॉइन टेल दिखा रहा है? कितनी जगह हो रहा है देखो? 1 2 3 4 और सबकी तो पॉसिबिलिटी एक ही है। तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 कितना हो गया? ये 4/12 लिख के अभी छोड़ दो, ठीक है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। और बी इवेंट क्या है जल्दी बताओ? गिवन दैट के बाद जो होता है उसको बी बोलते हैं। एटलीस्ट, अगर उसको छोड़ दोगे तो बात खत्म हो जाएगी। एटलीस्ट 1 डाई गिव्स 3। मतलब एक डाई पे 3 हो सकता है, एक से ज़्यादा डाई पे भी 3 हो सकता है। अब जरा जल्दी से देख के बताओ कहाँ कहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आया देखो, 1 2 3 4 5 6 और भी तो है, एक यहाँ पे भी है 7। लेकिन हर किसी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1/36। तो 1/36 को अगर मैं 7 बारी ऐड कर दूंगा तो 7/36। 7 बारी ना, कौन कौन सा बोला मैंने? एक यहाँ पे 6 3 एटलीस्ट। अब दोनों को मिक्स करो। अब दोनों को मिक्स करोगे तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा कि डाई के ऊपर में 3 भी आना चाहिए और टेल भी आना चाहिए कॉइन के ऊपर में। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, है क्या? क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि 3 और 6 आने पे तो हम लोग क्या फेंकेंगे? डाई फेंकेंगे, कॉइन तो फेंकेंगे ही नहीं। तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे? 0। लेकिन एग्जामिनर को थोड़ा ना पता है भाई। हाँ एमसीक्यू में आ गया तो तुम सीधा 0 लिख दोगे। तो अब फाइनल आंसर क्या होगा PA/B के लिए? बोलो जल्दी। 0, क्योंकि PA इंटरसेक्शन B ही तुम्हारा 0 आ गया है। बोलो हाँ। तो ऊपर अगर 0 है तो नीचे क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इज 0। एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करो और इसको यहीं ख़त्म करेंगे।
अगली क्लास से फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका मिसलेनियस भी पीछे से हमने कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं। आई थिंक 3 सीटिंग बहुत होगी ख़त्म करने की, 3 नहीं 4 सीटिंग लगेगी। और चलो ख़त्म करो। तेरा कुछ डाउट था ना, एक वो डाउट ख़त्म कर लो। एक क्वेश्चन है वेक्टर का, वो इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आता भी है, तो ये लिख लो पहले। पहले आज एक वेक्टर का कर ले, फिर 3D का भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वेक्टर का कर लेते हैं। प्रायोरिटी ख़त्म हो जाएगी तो मैं उसको इंटीग्रेशन आज डाल चुका हूँ। हम लोग को डिफरेंशियल करवाना है ना, क्या कर रही है वो? तो ये तो तेरे पास वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सेम चीज़ें चल रही हैं, मत देख फिर। जब तू क्लास आ नहीं रहा है तो तू क्या चाह रहा है? मतलब या तो क्लास आओ और वहाँ पे दोबारा करो, या फिर वीडियो से रिपीट करो। अब दोबारा कहाँ से करोगे फिर? और कोई ऑप्शन है क्या, मुझे बताओ। मेन में तो टॉपिक तुम्हारा खत्म कहाँ हुआ है? तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर बाकी रहता है, इसीलिए मैं उसको इंटीग्रेशन करा रहा हूँ, ताकि वो डिफरेंशियल को अटेंड कर। दोबारा करेगा इंटीग्रेशन तो बस टाइम है उतना करने के लिए। पहले तो अपना प्री बोर्ड दे ढंग से। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल 30 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वेक्टर चैप्टर में, लास्ट एग्जाम्पल बिफोर मिसलेनियस। तो वो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार देना, क्योंकि वो एग्जामिनर क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन तुम्हें मेन पेपर में दे सकता है। उस क्वेश्चन के थ्रू एक तरह से हमारा वो चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से तुम उस चैप्टर को टच भी नहीं किए हो। वैसे तो मैंने पेपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उसमें कुछ कुछ चीज़ें थी जो तुम लोग के दिमाग से अब उतर गई होगी, तो उसको भी याद करवा दूंगा। उनके ऊपर क्वालिटी भी लिखना है ना, 1/12 1/12 क्या किया उसका। चल कर, ठीक से कर, तो ऐसे करेगा बंदर की मौत मर के आएगा। ये कॉइन सोज टेल, ये सब कौन लिखेगा? अभी जल्दी कर, हाँ लिखो। हम्म हम्म उसके एग्ज़ाम की है, उसके आकाश वाले एग्ज़ाम की, वेडनेसडे और संडे को जाना होगा उसको। अभी तो ठुसा था तो, अच्छा पेट नहीं भरा तेरा, ठीक। खाना आलू का पराठा रहा। मोमोज अभी खाया था 2 दिन पहले। ओ भाई, तो तू फुल खा लेता तो तू खाना नहीं खाता, फिर मम्मी मुझे सुनाती। हाँ तो वहाँ तो यही सब तो बनता है, वो यही सब तो बनता है। अय चुपचाप दोनों तीनों बंद रखो अपना मुंह। लिखो क्वेश्चन, लिखो। लिखो ना, उसमें थोड़ा सा ही दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो कैसे? ये सुन भी रहे हैं मेरी बात, मुझे डाउट है, लिखने से कम अपनी मेहनत की तो कदर करोगे ना। इसमें 2-3 चीजें दी हुई हैं। पहला लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा क्या हुआ था, इफ विथ रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। जैसे ही मैं ये लाइन पढ़ूंगा, मैं सिर्फ ये 3 एक्सिस बना दूंगा, बिकॉज वी ऑल नो, याद है तुम लोग को, एक्स वाई जेड के ऊपर ही तुम्हारा बैठा होता है आई कैप, जे कैप, याद है या भूल गए हो, के कैप। और ये तीनों एक्सिस आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यही चीज़ उसने फर्स्ट लाइन में लिखी है। उसके नहीं, ये लिखने, इसके बाद जो दिया हुआ है वो लिखना है। अल्फा वेक्टर है 3i कैप माइनस जे कैप, और बीटा वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। बस क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि देर इज अ बीटा वेक्टर विच इज इक्वल्स टू β1 plus β2, where β1 vector is parallel to alpha vector and β2 vector is perpendicular to alpha vector। तो तुमको क्वेश्चन के अंदर में
बीटा 1 और बीटा 2 फाइंड आउट करना है। ये दोनों ही क्वेश्चन मार्क है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक ना, वो ठीक है, कोई बात नहीं, अप्रिशिएट कर रहा, क्वेश्चन को अप्रिशिएट कर रहा, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लेने के बाद एक तरह से रिकॉल भी हो जाएगा जो जो तुम लोगों ने पढ़ा है। हाँ हाँ, बोल बोल बोल, ठीक है, नहीं नहीं उसको बोलने दे, ठीक बोल रहे हो। अरे भाई तू कैसे सुने, वो तो नहीं जानता है, तभी तो उसने तो डाउट पूछा है, वो क्यों बोलेगी कुछ। वो नहीं हंस रही, जो हंस रही है उसको बोल। चलो, तो उसको नीचे बताएगी, इसको सामने बताएगी, ये भेदभाव क्यों, दोनों को सामने ही बता। चलो अब यहाँ देख, तू मुझे पहले झेल ले। देख, सबसे पहली चीज है, जब कोई दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, यहाँ से दिखना स्टार्ट करना, ध्यान से सुनो पहले। तो दैट वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ द अदर वेक्टर। तुमने बीटा 1 को अल्फा के साथ पैरेलल बोल दिया, दैट मीन्स दिस इज लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस। तुम बोलोगे सर ये बात आज पहली बार आप बता रहे हो। हाँ, मैं पहली बार बता रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में मैंने कोलिनियर के टाइम में बताया था। क्या बताया था मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ ना कि कोलिनियर प्रूफ करना है तो यू हैव टू प्रूव दिस। ये कब हो सकता है मालूम है तुम लोगों को? जैसे अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर है 15i कैप प्लस 20j कैप प्लस 25k कैप। अब जरा इनका a1/a2, b1/b2 और c1/c2 देखना। 1/5 सब जगह आ रहा है। अगर यहाँ से 1/5 आ रहा है, यहाँ से भी 1/5 आ रहा है, यहाँ से भी 1/5 आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। लेकिन क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बी वेक्टर इज 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर? यही चीज़ यहाँ पे लैम्डा, इस बात को हमने सुना। परपेंडिकुलर को अभी हमने टच नहीं किया, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं, उसके लिए तो डॉट प्रोडक्ट को ही जीरो करना पड़ेगा। आएगा आएगा, हाँ वही वही करना, कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा। अभी पहले हम लोग यहाँ से बीटा 1 को निकालते हैं। तो बीटा 1 किसका लैम्डा टाइम्स है? अल्फा का, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पैरेलल। तो क्या बना बीटा 1 वेक्टर, बताओ जरा। 3 आई अल्फा नहीं, 3 बिल्कुल भी नहीं, अल्फा तो ऑलरेडी वेक्टर का नाम है। हाँ, 3 लैम्डा आई नहीं। ओ भाई, तीरंदाजी नहीं करनी है यहाँ पे। लैम्डा के साथ अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3 लैम्डा आई बोल। ओ भाई तुम लोग क्या हो, 2 सेकंड रुकते हो फिर इधर उधर क्यों होने लगते हो। बोलो क्या आएगा? लैम्डा जी। तो ये तुम्हारा बीटा 1 वेक्टर आ गया, लेकिन ये बीटा 1 वेक्टर कंप्लीट नहीं है, लैम्डा की वैल्यू ही नहीं है मेरे पास में। ठीक है, अब इसको यूज करके सेकंड इक्वेशन में पुट करो, ये है ना तुम्हारे पास में, ताकि हमें बीटा 2, कहाँ नहीं लिखा हो बेटा, अल्फा के नीचे बीटा ही है, क्योंकि ये निकाल रहे हैं ना हम लोग भैया। अच्छा है, योर क्वेश्चनिंग इज गोइंग ऑन मींस यू आर लिसनिंग, दैट्स इट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तुम सुन तो रहे हो कम से कम, नहीं तो कोई क्वेश्चनिंग ही नहीं होती। अच्छा, अब हम लोग किसकी तलाश में निकले हैं? बीटा 2 की। तो बीटा 2 को क्या लिख सकते हैं बताओ वहां से देख के। अरे भाई साहब क्या बोल रहा है, बीटा 2 यहाँ से बताओ, क्या म्यू व्यू क्या लगा रहे हो, नो नीड ऑफ दैट। हाँ, बीटा माइनस बीटा 1। तो बीटा कितना अपने पास पहले देख लो, और इसके साथ में तुम क्या का माइनस कर। हाँ बोलते जाओ बोलते जाओ, माइनस लैम्डा जे कैप। तो इसके साथ एक साथ कर लो पहले सारे कंपोनेंट्स को। हाँ क्या हुआ? 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप, नेक्स्ट बोलो। हाँ 1 है ना, यहाँ माइनस क्यों आएगा, प्लस आएगा। और फिर के लिए बात समझ में आ गई। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, बीटा 2 वेक्टर आ गया। ठीक है, अब ये बीटा 2 वेक्टर किसके साथ परपेंडिकुलर है? अल्फा के साथ, और अल्फा अपने पास क्या है? 3i माइनस जे। तो जब बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फा दे रखा है, तो परपेंडिकुलर का रूल क्या होता है? किसका किसका? नहीं, अरे किसका करोगे, देखो अल्फा वेक्टर ये है और बीटा 2 वेक्टर ये है। हाँ, तो किसको मल्टीप्लाई करोगे? कैसी बातें कर रहे हो, दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर कैसे करते हैं? अच्छा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है बताना जरा। अगर हमारे पास में 90 वाली कोई बात ही नहीं है, मैं तुमको दो वेक्टर दे देता हूँ,
और मैं बोलता हूँ कि चेक करो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो तुम क्या करने वाले हो? मालूम है तुम्हारे पास? अबे ये क्या बात हुई यार, फिजिक्स पढ़ के आ रहे हो ना। 2i माइनस 3j प्लस 5k, और बी वेक्टर रख देता हूँ यहाँ पे -6i प्लस 2j माइनस 10k। मैं पूछता हूँ ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या करोगे बताओ? a1 इंटू a2 करना है, तो बताओ क्या आएगा, बताते जाओ। हाँ, प्लस क्यों? हाँ, ये -50, तो ये तो जीरो नहीं दे रहा है ना मुझे, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन उसने तो तुमको बोल दिया है कि β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो अल्फा ये रहा, β2 ये रहा, तो क्या जीरो प्रूफ करना है हम लोग को? हाँ, तो करो 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 करो। नहीं, ठीक से बोलो। हाँ, आगे बोलते जाओ। प्लस इंटू वन कैसे होगा? -1, और लास्ट वाले के लिए -3 इंटू जीरो। नाउ दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ऑलरेडी परपेंडिकुलर बोला हुआ। तो यहाँ से हम लोग को लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। अब निकालो यहाँ से, बोलो। बहुत बढ़िया, बोलते जाओ। ये तो जीरो है ही पहले। अब टोटल कितना आ गया? 5 इज इक्वल्स टू 10 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। अब जैसे ही लैम्डा मिला तो तुमको दो जगह इसको फिट करना है, क्योंकि तुम्हें β1 और β2 दोनों चाहिए। तो β1 का यहाँ पे जाएगा, तो बताओ β1 कितना आया? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, β1 आया 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। आ गया समझ में? और β2 के लिए कहाँ डालोगे? यहाँ पे डालो, बोलो कितना आ रहा है? 2 माइनस 3/2 करके बताओ जरा। 1/2 आई कैप, फिर डालो इधर प्लस 3/2 जे कैप माइनस 3। माइनस 3/2 क्यों? खाली 3k कैप, उसमें लैम्डा थोड़ी ना। तो ये β2 आ गया। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा तुम लोग को लिखना है, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। लिख लो आराम से इसको, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। करो करो, लिख लो आराम से।